गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप सारन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आज भौतिक विज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सारन सर पर उपस्थित हूँ। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने पूर्व में भी वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर आप पूर्व में भेजे गए सभी टॉपिक देख सकते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल और बैटरी, दो शब्द आपने सुने हैं। एक सेल सुना होगा और एक बैटरी शब्द सुना होगा। हम देखते हैं कि ये सेल और बैटरी क्या हैं। वैसे जैसे ही आपने जब सेल शब्द सुना तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो खड़ा हो गया होगा कि ऐसी चीज़ है जो हम जानते हैं उसके बारे में, लेकिन उसको परिभाषित कैसे करें। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखिए, सेल की सिंपल सी, ये आपके केमिस्ट्री में भी है। तो क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है ये, तो उसको हम सेल कहते हैं। एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसको जिस भी परिपथ में हम लगाएंगे उस परिपथ में जिस भी परिपथ में इसे लगाया जाएगा उस परिपथ में ये धारा प्रवाह बनाए रखेगा। अर्थात अगर हम इसको किसी परिपथ में लगाएंगे तो उस परिपथ में धारा की निरंतरता को ये बनाए रखता है। अर्थात उस परिपथ में धारा प्रवाह के लिए सहायक है। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। मुख्यतः सेल दो प्रकार के हमारे, एक प्राथमिक सेल है और एक द्वितीयक सेल है। दोनों सेलों में हम अंतर देखेंगे कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं। प्राथमिक सेल वे सेल हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी जो सेल का काम है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल, लेकिन इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि देखिए, रासायनिक को विद्युत में बदलते हैं, लेकिन विद्युत को वापस रासायनिक ऊर्जा में ये नहीं बदलते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये यूज एंड थ्रो सेल हैं। इन सेलों को हम लेके आए, हमने प्रयुक्त किया, इनसे धारा ली, जब ये डिस्चार्ज हो गए तो इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। तो सिंपल से अर्थ ये है कि इन सेलों का पुनः आवेशित या पुनः चार्जिंग, दोबारा चार्जिंग नहीं हो सकती। तो प्राथमिक सेल केवल उन्हीं सेलों को बोलते हैं जो केवल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, लेकिन विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में संरक्षित नहीं करते या परिवर्तित नहीं कर पाते। अर्थात जिनकी चार्जिंग दोबारा संभव नहीं है। इनके उदाहरण है डेनियल सेल है, शुष्क सेल है। ये कुछ एग्जाम्पल इनके हम ले सकते हैं। द्वितीयक सेल कौन से हैं? ये वो सेल हैं जिन्हें बार बार आवेशित करके प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात द्वितीयक सेल उन सेलों को कहते हैं जिनके लिए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, और कई बार हम ऐसा कर सकते हैं। यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पॉसिबल हैं। इन सेलों का हम चार्जिंग भी कर सकते हैं और डिस्चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो उन सेलों को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल बोलते हैं। और इसका उदाहरण है सीसा संचायक सेल। तो ध्यान रखने की बात है कि वे सेल जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदलते हैं, प्राथमिक सेल। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, वो द्वितीयक सेल होंगे। एक बात और ध्यान रखना, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है, द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब यहाँ पर है किसी सेल या किसी बैटरी के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रोडों के मध्य आवेशों के प्रवाह में आने वाली बाधा को बोलते हैं। और इलेक्ट्रोडों के मध्य जो पदार्थ भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय। और विद्युत अपघटय में आवेश वाहक आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो वो आयन जब मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन उस इन इलेक्ट्रोडों के मध्य गमन करते हैं, तो उनके बीच में एक बाधा उत्पन्न होती है उनके प्रवाह में, और उसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट है सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए, विद्युत वाहक बल भी एक विभवांतर है। हम यहाँ 3 चीज़ें पढ़ लेना चाहेंगे। ईएमएफ, जिसको हम विद्युत वाहक बल कहेंगे, विद्युत वाहक बल एक। दूसरी बात विभवांतर या विभव कह लो, और एक आंतरिक प्रतिरोध। 3 चीज़ों की हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। हम एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले विद्युत वाहक बल क्या है। देखिए, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि विद्युत वाहक बल एक विभवांतर ही है, अर्थात विद्युत वाहक बल बल से संबंधित कुछ नहीं है। वैसे इसके नाम में बल लगता है, लेकिन वास्तव में ये विभवांतर है। और सेल की संरचना देखेंगे आप, तो सेल की संरचना क्या होती है। ये सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, और यहाँ हमारा सॉल्यूशन भरा होता है जिसको हम विद्युत अपघटय बोलते हैं। तो 2 अवस्था हो सकती हैं। इन इलेक्ट्रोडों को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाए तो बाह्य परिपथ में इस सेल से धारा ली जाती है, यदि बंद परिपथ है तो। अगर परिपथ बंद नहीं है तो इससे हम धारा नहीं ले सकते। तो अब 2 स्थितियां बनती हैं यहाँ कि इन इलेक्ट्रोडों एनोड और कैथोड के बीच का अधिकतम विभवांतर जब सेल से धारा ली जाए और जब सेल से धारा नहीं ली जाए। 2 अवस्था बन सकती हैं, यानी परिपथ खुला हो या परिपथ बंद हो। तो विद्युत वाहक बल क्या चीज़ है। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर जब सेल से धारा नहीं ली जाती, अर्थात परिपथ खुला हो, परिपथ बंद ना हो। जब सेल से हम परिपथ में धारा नहीं लेते, उस समय सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड के मध्य का अधिकतम विभवांतर उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आपको पता है, पिछले में भी पढ़ा था हमने। एक होता है टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में थोड़ा सा ही अंतर है। अंतर क्या है, ये भी इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर का मान ही है, लेकिन इस अवस्था में परिपथ से या सेल से परिपथ में धारा ली जाती है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि विद्युत वाहक बल क्या था कि अधिकतम विभवांतर जब सेल से धारा नहीं ली जाती, और टर्मिनल वोल्टता कब है, जब सेल से धारा ली जाती है। हल्का सा अंतर है, यानी किसी भी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर का वह अधिकतम मान जब परिपथ में सेल से धारा ली जाती है तो उसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, और टर्मिनल वोल्टता को V से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इसका सिंपल सा अगर मीनिंग देख लिया जाए तो ये सेल के अंदर की बात करेगा। ये हमने सेल ले रखा है, ये इसके इलेक्ट्रोड हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी एक एनोड है और एक कैथोड। ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा हुआ है। तो अब क्या होगा कि जब धारा प्रवाहित होती है बाह्य परिपथ में तो बाहर तार से हो जाएगी, लेकिन आंतरिक परिपथ में तो इन इलेक्ट्रोडों के मध्य आयनों का मूवमेंट होगा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, यानी ऋण आवेश एनोड की तरफ और धन आवेश कैथोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। जब वो गति करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट में उनके गतिमान से, उनके वेग में रुकावट उत्पन्न होगी या बाधा उत्पन्न होगी, जिसको हम उसका आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। सेल के अंदर धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट या बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये बाहर बाह्य परिपथ की बात नहीं कर रहे हम, सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो सेल के अंदर यानी इलेक्ट्रोडों के मध्य धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट को हम क्या कहेंगे, हम आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। इसका मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक देखते हैं हम। नंबर 1, पहला कारक है विद्युत अपघटय की प्रकृति पर, यानी जो हमने सेलों के इलेक्ट्रोडों के मध्य जो सॉल्यूशन भरा है, जो विद्युत अपघटय भरा है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। दूसरा, सेलों के इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर निर्भर करेगा। जो हमने 2 सेल लिए हैं, उन सेलों के इलेक्ट्रोड हैं, वो इलेक्ट्रोड कितनी दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य दूरी कम है या ज़्यादा है, इस बात पर भी निर्भर करेगा। और तीसरी है इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर जो विद्युत अपघटय में डूबा हुआ है, यानी
जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो उस अपघटक के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में डूबी हुई हैं। इन तीन चीज़ों पर मुख्यतः आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करेगा। विद्युत अपघटक की प्रकृति पे, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पे, और इलेक्ट्रोड कितनी उस विद्युत अपघटक में डूबी हुई हैं। इन तीन चीज़ों पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है। बहुत आसान सा है, यानी E, V, R में आपस में संबंध क्या है, और ये इक्वेशन अपने आगे जब हम सेल के संयोजन की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। माना एक सेल, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ये से की बजाय सेल है। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल वोल्टता V और आंतरिक प्रतिरोध R है। हमने एक सेल लिया, उस सेल का विद्युत वाहक बल का E से प्रदर्शित कर दिया, उसकी टर्मिनल वोल्टता को V से और आंतरिक प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। जब परिपथ खुला हुआ है, अर्थात जब सेल को परिपथ में नहीं लगाया गया है, या अर्थात ये कह सकते हैं सेल से परिपथ में धारा नहीं ली गई, तो कुल वोल्टता का मान E के बराबर होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि उस सेल में संचित कुल ऊर्जा उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। यदि परिपथ बंद कर दिया जाए, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, बाह्य परिपथ को बंद कर रहे हैं, तो कुछ भाग आंतरिक प्रतिरोध के कारण होगा, जिसको हमने V डैश इज इक्वल टू आई आर, यानी विभव पतन कहाँ गया है, कुछ जैसे ही हम परिपथ को बंद कर देते हैं तो सेल से धारा ली जाएगी। जब धारा लेंगे तो इलेक्ट्रोडों के मध्य आयन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ गतिमान होने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण उस अपघटक द्वारा उनके मार्ग को बाधित किया जाएगा, जो आंतरिक प्रतिरोध काम करेगा। और परिपथ से में अगर धारा आई ली गई तो I इंटू आर के बराबर इतना विभव पतन तो हमारे सेल के अंदर हो जाएगा। और शेष वोल्टता है, जो शेष बचेगी वो टर्मिनल वोल्टता होगी, यानी जो हानि होगी उष्मा के रूप में वो V डैश है और बची हुई V। और हमने ये बात पढ़ रखी है, जब परिपथ से धारा ली जाती है तो शेष वोल्टता जो होती है, अधिकतम वोल्टता, वो टर्मिनल वोल्टता के बराबर होती है। अतः परिपथ बंद होने पर कुल वोल्टता कितनी होगी, इन दोनों वोल्टता, यानी ये वोल्टता प्लस ये वोल्टता, इन दोनों वोल्टताओं के योग के बराबर कुल वोल्टता होती है। संरक्षण नियम लगा दें। संरक्षण क्या था, खुले परिपथ की वोल्टता बराबर है बंद परिपथ की वोल्टता। खुले परिपथ की वोल्टता E, बंद परिपथ में वोल्टता कितनी थी, ये दोनों V प्लस आई आर। या हम इसको V को इधर ले आएंगे, V को इधर उठा के ले आओगे तो ये माइनस की हो जाएगी आई आर, और R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन आई के बराबर हो जाएगी। यदि परिपथ खुला हो तो टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल के समान होता। देखिए ये क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कहता है यदि परिपथ हमारा खुला है, जब परिपथ खुला होगा तो आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। अल्टीमेट बात है, क्यों, क्योंकि परिपथ से धारा नहीं ले रहे हम, और धारा नहीं ले रहे तो आर का मान कोई काम आएगा ही नहीं। या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब हम परिपथ को खुला रखते हैं तो धारा का मान कितना हो जाएगा, शून्य, यानी परिपथ से धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। और जब आई का मान शून्य हो जाएगा तो E इज इक्वल टू V प्लस 0 इंटू आर, ये भाग 0 हो गया तो E बराबर क्या हो जाएगा, V के। तो हमारा मान जो होगा E बराबर V के इक्वल हो जाएगा। देखिए सामान्य तौर पर E का मान हमेशा V से बड़ा रहेगा, सामान्य तौर पर E बड़ा है V से। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी होती है कि E का मान V से छोटा हो जाता है, और ये अवस्था कौन सी होती है, ये वो अवस्था है जब हम सेल को चार्ज करते हैं, यानी जब किसी सेल को आवेशित किया जाता है तो उस समय टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, अन्यथा विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है। ये हमारा आज का वीडियो कंटेंट है, और उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।